अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग फाइन। माय नेम इज़ आयशा सिद्दीक। अब हम डीएसएम के नेक्स्ट डीएसएम का हम क्लस्टर कर रहे थे स्लीप वेक डिसऑर्डर। तो स्लीप वेक डिसऑर्डर का हम नेक्स्ट जो से डिसऑर्डर कर रहे हैं वो है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप अराउजल डिसऑर्डर। यहाँ भी इसको हम नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप अराउजल डिसऑर्डर का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है जिस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। अब जब हम डीएसएम पढ़ेंगे ना तो डीएसएम में हम देखेंगे कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें एक नॉर्मल पर्सन में और नॉर्मल रूटीन में बहुत देखने को मिलती हैं, लेकिन हम उसको डायग्नोस नहीं कर सकते और स्टैम्प नहीं लगा सकते कि अच्छा आपके साथ ये मसला है। क्योंकि हमें पूरा एक क्राइटेरिया देखना होता है। पूरा एक क्राइटेरिया डिज़ाइन किया गया है जो उसको स्पेसिफाई करती है कि अब ये एक क्लिनिकली हेल्प की ज़रूरत है, इस बंदी को कोई स्पेशल हेल्प की ज़रूरत है। एक हद तक वो एक हैबिट या फिर एक्सेप्टेबल होती है। जब वो अनएक्सेप्टेबल हो जाती है, जब वो बंदी के लिए या बंदी के इर्द गिर्द के लोगों के लिए ख़तरनाक साबित होना शुरू हो जाती है, फिर उसको हम ट्रीट करती हैं और उस ट्रीटमेंट के लिए फिर हम उसको डायग्नोस करना ज़रूरी होता है। तो वो डायग्नोस के लिए फिर हम डीएसएम और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया से कंसल्ट करते हैं। तो क्योंकि अब हम साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट बनने के प्रोसेस में हैं तो इसलिए हम अब इससे कंसल्ट कर रहे हैं। तो जब हम इससे कंसल्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम देख रहे हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप अराउजल के डिसऑर्डर के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में कि इंसान जो से फर्स्ट 3 मेजर स्लीप एपिसोड्स होते हैं उनमें से किसी एक में ऐसे मतलब कि स्लीप वॉकिंग हो गए, स्लीप टेरर्स हो गए कि ऐसे उसको एपिसोड्स बार बार हो रही हैं कि वो यहाँ तो चलते हुए सोते हुए चल रहा है, यहाँ पे वो सोते हुए अचानक से वो जाग रहा है, अचानक से जाग रहा है, पैनिक की स्टेट में जाग रहा है और काफ़ी ऑटोनॉमिक अराउजल है उसका। तो वो हम बाद में पढ़ते हैं। उससे पहले हम स्लीप वॉकिंग को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्लीप वॉकिंग में ये चीज़ है कि वो अपने बेड से उठता है, बेड से उठ के वो चलना शुरू हो जाता है। अब इंडिविजुअल के जो उनसे फेस एक्सप्रेशन है वो ब्लैंक भी हो सकते हैं और स्टेरिंग भी हो सकते हैं। अगर आपने हाउसफुल देखी हो तो हाउसफुल में आपने देखा होगा कि उसमें मेरा ख्याल एक लड़की का बाप होता है और लड़की के बाप रमेश है शायद वो एक्टर, उसके साथ जो को एक्टर थी उसका ये बाप आता है गाँव से शायद किसी, उसके बाप को नींद में चलने की आदत होती है और लेकिन उसके एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जैसे वो जाग रहा है और मतलब वो बहुत गौर से घूर रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ आ जाती है कि यहाँ तो वो उसका स्टेरिंग फेस हो सकता है, यहाँ पे उसका ब्लैंक फेस हो सकता है, लेकिन वो अनरिस्पॉन्सिव होता है। जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा कि इनकम्प्लीट अवेकनिंग फ्रॉम द स्लीप, वो इररिस्पॉन्सिव है। उसको जितना मर्जी वो लोग बुलाएं या उसके साथ में वो जितना मर्जी शोर कर ले और वहाँ पे एक सॉन्ग भी रिकॉर्ड करती हैं, वो पापा जाग जाएंगे, वो सॉन्ग आप सर्च करके देख लीजिएगा। तो उसमें वो लोग प्रॉपर एक सॉन्ग भी कर लेते हैं लेकिन उनका पापा नहीं जागता अपने स्लीप वॉक से। तो यही चीज़ है कि अगले बंदे उससे जितना मर्जी कम्युनिकेट कर ले, जैसे मर्जी कम्युनिकेट कर ले, जितनी मर्जी जिद्दतें कर ले, उन पे इररिस्पॉन्सिव बिहेवियर होता है। बहुत मुश्किल होता है उनको जगाना। ठीक है, उनको जगाने के लिए बहुत मुश्किलें करनी पड़ती हैं, बहुत जतन करने पड़ते हैं क्योंकि ये थर्ड एपिसोड में चले जाते हैं, डीप स्लीप में चले जाते हैं। थर्ड स्टेज उनसे होती है स्लीप की, डीप स्लीप, नॉन रैपिड आई मूवमेंट की डीप स्लीप, जहाँ पे हमारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, हमारी हार्ट बीट, ब्रीदिंग और बीपी जो है वो सूट हो जाता है, मतलब कि नॉर्मलाइज बहुत स्टिल हो जाता है। उसके बाद फिर हम स्लीप टेरर्स देखने हैं। तो स्लीप टेरर्स जो होते हैं उसमें अब्रप्ट टेरर अराउजल होता है स्लीप में। मतलब कि अगर आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि मैं बस लेटी और अभी मैं फर्स्ट मतलब 5 to 10 मिनट्स के उनकी जो सी फर्स्ट स्टेज होती है ना स्लीप की, उनमें ही वो लोग होते हैं। तो उनकी शिकायत होती है मैं एकदम झटके से उठ गई, मतलब मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे किसी चीज़ से ठोकर लगी है या झटका लगा और मुझे जाग आ गई। ठीक है, और ये चीज़ आ जाती है। या फिर अक्सर लोग जो होते हैं सोए सोए चीखें मारते हुए जागते हैं, इस तरह ना। तो यहाँ पे यही चीज़ की बात की गई है कि यूजुअली बिगिनिंग विद अ पैनिकी स्क्रीम, कि वो बहुत चीखें मार के हुए जाग रही हैं या फिर उनको किसी चीज़ का बहुत इंटेंस फियर होता है, या फिर ऑटोनॉमिक अरोजल्स होती हैं जहाँ पे बंदे को पसीने आ रहे हों, सांसें उसकी बहुत तेज़ तेज़ सांस ले रहा हो और उसकी जो सी आई कांटेक्ट है वो भी नॉर्मल ना हो। ठीक है, और उसके बाद यही तकरीबन हर एपिसोड में उसका यही होता है और वो बहुत इरिस्पॉन्सिव होता है कि उस बंदे को बंदा बुलाई जा रहा है, उसके पास जो भी बैठा है या उसकी चीखों से जो भी बंदा जाके उसके पास इकट्ठे हुआ है वो उसको बुलाई जा रही है, वो उनकी बात सुन ही नहीं रहा,
उसकी अपनी हालत ही नहीं ख़राब हो रही। जैसे हमने पैनिक अटैक्स भी में देखते हैं हम, पैनिक अटैक्स में इंसान को जब वो अटैक आता है तो इंसान अपने आप समझने की कोशिश कर रहा होता है और अपने आप को ही वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा हो, तो उसने अपने इर्द गिर्द क्या देखना है। तो इस वजह से इसमें भी बंदा इररिस्पॉन्सिबल होता है सराउंडिंग से, और वो उसकी जो सी मोटर कोऑर्डिनेशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है, उस स्वेटिंग्स हो रही होती हैं और ब्रीदिंग भी उसकी अनकंट्रोल होती है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि फिर इंसान को चाहिए कि उस इंडिविजुअल को कंफर्ट करे, और उसको कंफर्ट करने के लिए उसको काफ़ी जतन करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस बंदे को, यहाँ कैसे आप देख सकते हैं कि वो सीधा चली जा रहा है स्लीप वॉकिंग की। ये बेस्ट एग्जाम्पल है, और आपको इससे समझ आएगा कि स्लीप वॉकिंग क्या है। ठीक है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट के दो पड़े कि या तो स्लीप टेरर या फिर स्लीप वॉकिंग। अगर इन दोनों में से कोई भी शिकायत आ रही है तो हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। ये सिम्टम्स हमने पढ़ लिए। अब ये स्लीप टेरर की एग्जांपल है कि वो सोया सोया एकदम से जागा है, और ये उसके इंटेंस फियर, लिटरली ये इंटेंस फियर की है कि उसको बहुत इंटेंसली एक डर लगा है। अब हम बाकी का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं। हमने थोड़े से सिम्टम्स तो पढ़ लिए हैं, बाकी के भी पढ़ लेते हैं। अब इसमें ये है नो और लिटर ओनली अ सिंगल विजुअल सीन अ ड्रीमी इमेजिनरी इज रिकॉल्ड। ये वही चीज़ के इंसान को ऐसे लगता है जैसे सोए सोए उसके साथ ये हुआ है, या फिर सोए उसको वो सारी नींद ड्रीमी सीन लगता है। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था इस डिसऑर्डर के, एमनेजिया ऑफ द एपिसोड इज प्रेजेंट। और यहाँ पे वो भूल जाता है। यहाँ तो उसको लगता है कि वो सोते हुए है, उसने सोते हुए देखा कि अच्छा वो नींद में चला और वो यहाँ पहुँच गया, या उसने सोते हुए देखा कि वो चीखे मारते हुए उठ गया। यहाँ फिर ऐसे हो सकता है कि उसको भूल गया। ठीक है, यहाँ तो उसको भूल गया, जैसे कि वो उठा है, चीखें मारी हैं, इरिस्पॉन्सिबल है, उसको नहीं पता है क्या हो रहा है। उसके बाद फिर उसको कंफर्ट करते हैं, वो दोबारा सो जाता है। दोबारा सो के जब अगले दिन उठता है उसको याद ही नहीं कि रात को वो इस तरह उठा था, और पूरा मोहल्ला उसने इकट्ठा किया था, पूरे मोहल्ले ने मिलकर उसको कंफर्ट किया था और कंफर्ट करके फिर सुलाया था। ठीक है, और बाकी वैसे अगर हम देखें हमारे कल्चर में ऐसे नहीं होता। हमारे कल्चर में अगर कोई बंदा चीखे मार मार के उठे, उसको 3 दिन तक उसको याद करा ही दिया जाता है, अच्छा तुम चीखे मार मार के उठे थे। ठीक है, अगर उस बेचारे को याद ना भी हो, उन्हें याद करा देना। अब यहाँ पे मेन बात, डी पॉइंट जो तकरीबन सब में एक जैसा है लेकिन बहुत मेन है, वो यही है, द एपिसोड कॉज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट इन सोशल, ऑक्यूपेशनल और इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग। ये मैं पहले भी बहुत बार समझा चुकी हूँ, एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ कि हम इनको तब ही कंसीडरेट करेंगे, तब भी हम क्लिनिकली इसको सिग्निफिकेंट करार देंगे जब वो उसकी किसी भी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ फंक्शनिंग उसकी सोशलाइजेशन आ जाती है, उसकी वर्किंग प्लेस आ जाती है, या फिर उसकी कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट जगह आ जाती है जहाँ पे उसके वर्क डिस्टर्ब हो रहा है, या फिर उसकी रूटीन डिस्टर्ब हो रही है, या बंदा या बंदी की सराउंडिंग्स जो सी उससे डिस्टर्ब हो रही हैं, तो फिर हम इसको क्लिनिकली सिग्निफिकेंट करार देते हैं कि अच्छा अब हम डायग्नोस की तरफ बढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि डिस्टर्बेंस इज़ नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द सब्सटेंस, कि अगर वो इंसान कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसी मेडिकेशन यूज़ कर रहा है जिसकी अगर साइड इफ़ेक्ट्स में ऐसा हो रहा है कि वो नींद में चलना शुरू हो गया, या फिर वो चलते चलते वो सोए डर के उठ जाता है, पैनिक की स्टेट आ जाती है, उसमें स्लीप टेरर्स आते हैं, तो फिर हम उसको ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है उस पर अप्लाई नहीं करेंगे। उसको फिर हम मे बी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप अरोजल डिसऑर्डर विद मेडिकेशन, या ड्यू टू सब्सटेंस अब्यूज़, या इस तरह करके कुछ डायग्नोस करते हैं। अलग से इसका एक क्राइटेरिया है और ये डिफरेंशिएट डायग्नोस में पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद अगर हम को एग्जिस्टिंग देखते हैं कि ये को एग्जिस्ट कर सकती है किसी भी मेंटल और मेडिकल डिसऑर्डर के साथ भी, डू नॉट एक्सप्लेन द एपिसोड्स ऑफ स्लीप वेकिंग और स्लीप टेरर, कि अगर ये किसी दूसरे मेडिकल या मेंटल डिसऑर्डर के साथ को एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर हम इसको सिंपली स्लीप वॉकिंग या स्लीप टेरर की तरह एक्सप्लेन नहीं करेंगे। उसके बाद हम इसके प्रिविलेंस रेट देख लेते हैं। हम प्रिविलेंस रेट जो सा है नॉन रैपिड आई मूवमेंट का, वो ये है इनफ्रीक्वेंट है और आइसोलेटेड है। अरोजल डिसऑर्डर्स जो से हैं वो बहुत कॉमन है, जनरल पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है, 10 to 30% चिल्ड्रंस में पाए जाते हैं, और तकरीबन
हर 10 to 30% ने ज़िंदगी में अभी तक चिल्ड्रंस में एक बार उनको एक ना एक स्लीप वेकिंग या फिर स्लीप वेकिंग एपिसोड आया होता है। और 2 to 3% जिनसे बच्चे होते हैं उनको स्लीप वॉक जिनसे होते हैं वो ज़्यादातर ऑफन मतलब अक्सर उनका स्लीप वॉकिंग की शिकायत है या प्रीवलेंस रेट देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम स्लीप वॉकिंग डिसऑर्डर को आगे मज़ीद देखें तो रिपीटेड एपिसोड्स उनसे एंड इम्पेयरमेंट डिस्ट्रेस इज़ मच लोअर प्रोबेबली इन द रेंज ऑफ 1% to 5% की स्लीप वॉकिंग डिसऑर्डर और इनका जो सा इम्पेयरमेंट है वो उसका रेट ज़रा कम ही है। मतलब कि अगर कोई बंदा दूसरा वो नींद में चलता भी है उसको जैसे कि मैंने आपको बहुत से स्लीपिंग डिसऑर्डर्स ऐसे बताए हैं जिनको हम बहुत कॉमन समझते हैं। तो यहाँ पे भी इसको कॉमन लिया जाता है कि अगर कोई डरते डरते वो चीखें मारते हुए जाग जाता है या फिर कोई ऐसे चलता है पूरी ज़िंदगी लोग इस बीमारी के साथ गुजार देते हैं और वो किसी प्रोफेशनल के पास नहीं जाते, किसी एक्सपर्ट के पास नहीं जाते, जहालत है मेरी। तो यही चीज़ आ गई कि तकरीबन 1 to 5% ऐसे लोग हैं जो जिनकी इम्पेयरमेंट और डिस्ट्रेस जो सा है वो उनकी रूटीन में या इनके इर्द गिर्द के लोगों के पास भी आ रहा है क्योंकि वो रात को कहीं उठ जाते हैं। देखो अब अगर आप उठ रहे हो आप ताले तुले भी खोल सकते हो तो फिर आप कहाँ पहुँचो क्या पता किसको कहाँ मिलो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो द प्रिवलेंस ऑफ स्लीप वॉकिंग एपिसोड्स नॉट स्लीप वॉकिंग डिसऑर्डर। अब यहाँ पे हम एपिसोड की बात करेंगे और डिसऑर्डर अलग है, एपिसोड्स अलग हैं। एपिसोड्स जो से हैं वो नॉन रैपिड आई मूवमेंट में आती हैं और डिसऑर्डर जो से वो हम सेपरेटली इसको कंसीडर करेंगे। अब जैसे कि हमने पीछे भी बात की थी कि अगर मेंटल या मेडिकल डिसऑर्डर के साथ कोएग्जिस्ट कर रहा होता तो फिर हम उसको एपिसोड के तौर पे कंसीडर नहीं करेंगे, हम उसको डिसऑर्डर के तौर पे लेंगे, स्लीप वॉकिंग या फिर स्लीप टेरर्स को। अब हम यहाँ पे मज़ीद बात जो देखते हैं वो यही है, लाइफ टाइम प्रिविलेंस भी देखने को मिलता है कि इंसान जो है वो ज़िंदगी भर चला जाता है। तकरीबन 29.2% अडल्ट में ये लाइफ टाइम स्लीप वॉकिंग भी देखने को मिली है। पास्ट ईयर प्रिविलेंस जो है स्लीप वॉकिंग का वो 3.6% था। अब प्रिविलेंस टेरर ऑफ स्लीप टेरर्स अगर हम देखें तो वो जनरल पॉपुलेशन में इतने नहीं पाए जाते। इतने क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि इसमें वही अननोन है। अननोन क्यों है? क्योंकि इसमें इतनी कोई रिसर्चेस नहीं हुई, इतना काम नहीं हुआ कि इनको ऐसा कुछ देखा जाए। लेकिन फिर मज़ीद जो प्रिविलेंस स्लीप टेरर एपिसोड्स में देखा गया है तो यहाँ पे इतनी कोई रिकरेंस नहीं देखी गई और यहाँ पे ये चीज़ और इतनी कोई डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट भी नहीं देखी जाती क्योंकि ये बहुत नॉर्मल लिया जाता है कि कोई रोना ख्वाब देख लिया होगा या ऐसा हो गया होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया फिर अमनेजिया आ जाता है। उसके बाद फिर डिस्ट्रेस अप्रॉक्सीमेट, लेकिन फिर भी अप्रॉक्सीमेट अगर हम देखें तो अच्छा खासा है। 18 मंथ्स ऑफ एज 36.9% है 18 साल की एज में और 19.7% है 30 महीने की एज में। मतलब 18 महीने के बच्चे में 18 महीने की एज में 36.9% देखने को मिलता है और 19.7% जो है वो 30 महीने के एज में देखने को मिलता है और 2.2% इन अडल्ट। अब ये बच्चों में भी ये रिसर्च इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जब इंसान बड़ा हो जाता है उसको इनसे डील करना आ जाता है और बच्चे जो उनसे हैं मे बी वो ज़्यादा सहम जाती हैं और जब बच्चे ऐसे करते हैं तो पेरेंट्स को जो होते हैं उनको ज़्यादा होता है कि अच्छा हमारे बच्चों को हो गया। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ कि हमने अक्सर ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जो ये कहते हैं कि हमें ये ज़्यादा मंजूर है कि हमारे बच्चे जो उनसे हैं 2 से 5 हज़ार खर्च कर लें और खुश हो जाएं बनिस्बत इसलिए कि हम अपनी किसी बीमारी की वजह से किसी साइकोलॉजिस्ट के या साइकेट्रिस्ट के पास जाएं अपनी कोई परेशानी या बीमारी लेके, ठीक है। तो हमें वो चीज़ ज़्यादा खुशी हो जाएगी कि अगर 5 मिनट में हमारा बच्चा जो सा ये अपनी किसी खुशी में उड़ा ले, ऐसी सोच है। तो पेरेंट्स ऐसे होते हैं उनको कुर्बानी देने का बहुत शौक़ होता है। तो इस वजह से मैं भी मतलब अडल्ट रेट जो से स्लीप टेरर में इतना देखने को नहीं मिलता, लेकिन जब बच्चे जो से हैं उनमें ये रेट जो सा देखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा